हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है दिस थ्योरम और ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे नेक्स्ट थ्योरम में भी यूज़ होने वाला है। तो हम देखते हैं कि ये थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, फिर इसका प्रूफ करते हैं। क्लियर बेटा? देखो, और एक चीज़ और बताना चाहूँगी बेटा, ये जो थ्योरम है ये प्रोजेक्शन और जो हम इनवेरिएंट वाला टॉपिक कर रहे हैं दोनों का मिक्सअप है। तो इसमें प्रोजेक्शन वाला जो हमारे पास फंडे हैं वो भी लगेंगे, देन इनवेरिएंट वाले फंडे भी। ठीक है, तो देखो, इफ P is a projection on a closed linear subspace M of H, हमारे पास H कोई हिल्बर्ट स्पेस है, इसका एक क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस है M, इस पर एक प्रोजेक्शन है P। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, देन ये चीज हमें गिवन है, देन M is invariant under the operator T if and only if का केस है कि TP इक्वल टू PTP। P मेरे पास प्रोजेक्शन है, T मेरे पास ऑपरेटर है। अगर M जो है मेरे पास क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस जो है M, अगर वो इनवेरिएंट होता है अंडर T, तो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का केस है कि TP इक्वल टू PTP। तो कहीं पर अगर हमें इस तरीके से फॉर्म ये चीज देखने के लिए मिलती है तो हम वहां पे लिख सकते हैं कि M इज इनवेरिएंट अंडर T। अगर कहीं पर ये है तो ये लिख सकते हैं। इतना तो क्लियर है। अब देखो, यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का केस है तो हम दो पार्ट में बनाएंगे। पार्ट नंबर फर्स्ट में मैं क्या करूंगी, मैं लेके चलूंगी कि M क्या है, इनवेरिएंट है अंडर T, और मैं प्रूफ करूंगी दिस पार्ट। सेकेंड पार्ट में मैं लेके चलूंगी ये वाला पोर्शन और प्रूफ करूंगी कि M क्या हो जाए, इनवेरिएंट हो जाएगा अंडर T। क्लियर बेटा? अब देखो आगे, और एक चीज करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी, पहले इसको कर लेते हैं उसके बाद बताते हैं, या अभी बता देती हूँ क्योंकि इसमें यूज होने वाला है वो पोर्शन। वो देखो बेटा, यहाँ पे देख, इधर वाले पोर्शन में देखना, मेरे पास प्रोजेक्शन वाला पोर्शन है हिल्बर्ट स्पेस पे। ये मेरे पास क्या होता है, हिल्बर्ट स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस। यहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्शन P है। तो जो प्रोजेक्शन P है वो किस पर है, क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस M ऑफ H, हिल्बर्ट स्पेस के क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस M पर। तो मतलब यहाँ पर ये क्या है मेरे पास M। अब देखो, यहाँ से कोई वेक्टर लूंगी मैं, ठीक है, उस पे px लगाऊंगी। यहाँ से कोई वेक्टर लिया, उस पे p लगाया, तो मेरे पास क्या आ गया, px। तो px जो मेरे पास वेक्टर होगा वो M का होगा। इस टाइप के जो जाते हैं M में ही जाते हैं, और M मेरे पास क्या होती है, रेंज स्पेस। यही चीज मैं बताना चाह रही थी आपको बेटा। हिल्बर्ट स्पेस पे हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्शन P है। प्रोजेक्शन P क्या किस पर है, क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस M पर, हिल्बर्ट स्पेस के। ठीक है, अगर P प्रोजेक्शन है M पर तो M मेरे पास क्या बनेगा, इसका रेंज स्पेस। इतना क्लियर बेटा? और रेंज में किस तरीके के वेक्टर होते हैं हमारे पास, इस तरीके के, क्योंकि इधर से मैं कोई भी वेक्टर x उठाऊंगी, उस पर P लगाऊंगी तो मुझे मिलेगा px। ठीक है बेटा? इतना क्लियर? वही चीज मैं समझाना चाह रही थी आपको। अब हम मान लेते हैं जब प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है हम वो चीज लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, सिर्फ ये गिवन है कि P प्रोजेक्शन है क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस M ऑफ H। और यहाँ पे आप बाद में ये भी चीज लिख सकते हो कि अगर P प्रोजेक्शन है M पर तो M क्या हो गया, इज रेंज स्पेस ऑफ P। इतना क्लियर? ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि M मेरे पास क्या हो गया, इज रेंज स्पेस ऑफ P। क्लियर बेटा? ये यूज होने वाला है यहाँ पे। अब देखो, मैं पार्ट फर्स्ट में मैं मान लेती हूँ कि M क्या है मेरे पास, इनवेरिएंट है अंडर ऑपरेटर T। तो M इज इनवेरिएंट अंडर एन ऑपरेटर T मैंने मान लिया। प्रूफ मुझे ये पोर्शन करना है। अब मुझे इसकी ही हेल्प से ये चीज यहाँ तक लेके आनी है। अब कैसे लाएंगे वो चीज देखते हैं। देखो, x बिलोंग्स टू H, मैंने हिल्बर्ट स्पेस का कोई भी एक आर्बिट्रेरी वेक्टर ले लिया, जैसे यहाँ पे लिया ना, ठीक है, यहाँ पे लेट कर लो। ठीक है, x बिलोंग्स टू H, हिल्बर्ट स्पेस का मैंने कोई एक वेक्टर लिया। ठीक है, अगर हिल्बर्ट स्पेस से मैं कोई वेक्टर ले रही हूँ देन px बिलोंग्स टू M,
वही चीज मैंने अभी आपको बताई थी कि हिल्बर्ट स्पेस से मैंने कोई वेक्टर x लिया, उस पर p लगाया, तो px टाइप के जो भी जितने भी वेक्टर होंगे वो मेरे पास कहाँ जाएंगे, m में। m क्या है, रेंज ऑफ p। क्लियर, समझ आ गया इस टाइप के। यहाँ तक मुझे गिवन क्या है कि m जो है इनवेरिएंट है अंडर t। m मेरे पास इनवेरिएंट है अंडर t। अगर m इनवेरिएंट है अंडर t तो बाय डेफिनेशन इनवेरिएंट, डेफिनेशन क्या होती है इनवेरिएंट, इनवेरिएंट की डेफिनेशन होती है हिल्बर्ट स्पेस के लिए। जब इनवेरिएंट की हम डेफिनेशन करते हैं, हिल्बर्ट स्पेस है, यहाँ पे एक ऑपरेटर t होना चाहिए, यहाँ पे एक m होना चाहिए, जो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस। तो ठीक है, एंड देन थर्ड कंडीशन हमारे पास होती है ये। क्लियर बेटा। अब देखो मेरे पास m दिया हुआ इनवेरिएंट अंडर t, मेरे पास ये इनवेरिएंट कर दिया है, ठीक है। अगर m जो है वो इनवेरिएंट है इस ऑपरेटर t के लिए, ठीक है बेटा, ऑपरेटर t पे, यहाँ से देखना, अगर m मेरे पास इनवेरिएंट है t के लिए, तो m के जितने भी वेक्टर होंगे, m के अंदर जितने भी वेक्टर होंगे उन पे, ठीक है, मैं अगर ये ऑपरेटर लगाती हूँ और लगाने के बाद मुझे जो भी मिलता है वो भी क्या जाएगा, m में। इतना क्लियर हो गया। बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवेरिएंट, यहाँ पे m इनवेरिएंट अंडर t, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवेरिएंट कि m के जितने भी वेक्टर होंगे फॉर ऑल के लिए, ठीक है, उन पर अगर मैं t लगाती हूँ, ये ऑपरेटर t लगाती हूँ, तो उसके बाद जो भी मुझे मिलता है क्या मिलेगा, tx। तो जो भी मुझे मिलता है वो क्या जाएगा वापस m में। ये डेफिनेशन होती है इनवेरिएंट की, जो थर्ड कंडीशन मैंने आपको बताई थी। इतना क्लियर। अब देखो बेटा, ये जो डेफिनेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये इसके m के सभी वेक्टर के लिए है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, m का एक वेक्टर मेरे पास px रखा हुआ है, मेरे पास ये px है, ठीक है। और ये कंडीशन किसके लिए है, m के जितने भी वेक्टर है, तो m के अंदर मेरे पास यहाँ पे px है, तो अगर ये m के सभी वेक्टर के लिए एप्लीकेबल है तो इसके लिए भी तो होगी, क्योंकि ये भी तो m के अंदर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं m के सभी वेक्टर के लिए है तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन px के लिए भी एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पे x की जगह रख दिया मैंने px, तो मतलब m का एक एलिमेंट, एक वेक्टर, यहाँ पे समझने की कोशिश करना बेटा, m के सभी वेक्टर के लिए, तो m के अंदर ये भी है तो ये इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, तो x की जगह आ गया px। तो इसका मतलब क्या है कि m इज इनवेरिएंट अंडर t, ठीक है। तो m के सभी वेक्टर पे अगर मैं t लगाऊं और उसके बाद मुझे जो भी मिलेगा वो भी मुझे वापस m में ही मिलेगा। तो इसके अंदर ये px था, तो px पे अगर मैं t लगाऊं तो मुझे वापस वो m में ही मिलेगी बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवेरिएंट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ना बेटा। ये मैंने सिर्फ डेफिनेशन से आपको बताया है, क्लियर, क्योंकि इनवेरिएंट है तो इसके जितने भी वेक्टर होंगे ये सबके लिए होगा, तो इसके अंदर px भी है तो मतलब px के लिए भी होगा, तो वो चीज यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब देखो, इफ p इज द प्रोजेक्शन ऑन m, ये हमने थ्योरम की हुई है और इस थ्योरम का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो अब तक तो आपके माइंड में ये चीजें सेट हो गई होंगी कि अगर p मेरे पास m पर कोई प्रोजेक्शन है और x बिलोंग कर रहा है, इस मतलब p प्रोजेक्शन है तो m क्या हो गया, रेंज, ठीक है। अगर x बिलोंग कर रहा है उसकी रेंज में और इस पे p लगाऊं तो एज इट इज वही वेक्टर मिल जाता है, और यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का केस है। अब देखो यहाँ पे तो मेरे पास x बिलोंग कर रहा था m से, यहाँ पे मेरे पास क्या है, रेंज ऑफ p, और इसके अंदर क्या जा रहा है, ये वेक्टर, तो इसका मतलब x की जगह ये इसके अंदर है। इतना ध्यान देना बेटा, p प्रोजेक्शन है m पर, ये तो मेरे पास एज इट इज है ना, p प्रोजेक्शन है m पर, इतना क्लियर है। बस चेंज क्या है कि यहाँ पे x जा रहा था रेंज में, बट यहाँ पे ये वाला पोर्शन जा रहा है रेंज में, क्लियर। तो अगर ये रेंज में जा रहा है और इस पे प्रोजेक्शन p है, तो अगर इसके ऊपर मैं p लगाऊं तो मुझे एज इट इज यही वेक्टर मिल जाएगा, क्लियर बेटा। तो वही काम यहाँ पे किया है, तो सिर्फ p एज इट इज, ठीक है, और x की जगह ये रख दिया और x की जगह ये रख दिया,
एक तो ये हो गया, मैंने इस थ्योरम से आपको बता दिया। थ्योरम में क्या है कि x की जगह ये रखना है, तो वो चीज रख दी। दूसरी चीज हम क्या माइंड में सेट कर सकते हैं कि जो यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये वेक्टर जो है ये M में बिलोंग कर रहा है। M क्या है? रेंज है ऑफ P की, P की रेंज है, ठीक है, प्रोजेक्शन P की। तो अगर मैं इस पे ये प्रोजेक्शन लगाऊंगी तो मुझे एज इट इज यही वेक्टर वापस मिल जाएगा बाय दिस थ्योरम। क्लियर? क्योंकि थ्योरम को ऐसा नहीं कि आपको थ्योरम तो लिखनी ही पड़ेगी, बट उसको माइंड में एक लैंग्वेज में सेट करो कि किस तरीके से उसको सेट करना है। तो मैं हमेशा यही सेट करके रखती हूँ कि अगर ये M में बिलोंग कर रहा है, M तो रेंज होगी ऑफ P, मतलब अगर इस पे मैं P लगाऊंगी तो एज इट इज मुझे ये वेक्टर ही वापस मिल जाएगा। इतना क्लियर? ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ आता तो आप इस थ्योरम से कर सकते हो कि यहाँ पे x की जगह ये वाला वेक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब अगर ये है तो मैं ये लिख दूंगी, इफ एंड ओनली इफ का केस है, तो इस x की जगह यहाँ पे ये रिप्लेस कर दिया। क्लियर बेटा? अब देखो यहाँ पे ये चीज देखो, इसको मैं लिख सकती हूँ p और x, सॉरी यहाँ पे था p-t-p-x और यहाँ से t-p-x, और x क्या लेके चल रही थी मैं? हिल्बर्ट स्पेस का एक वेक्टर लेके चल रही थी, एक आर्बिट्रेरी वेक्टर। तो अगर एक के लिए ये पॉसिबिलिटी आ रही है तो इसका मतलब हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर के लिए आ रही है। तो मतलब यहाँ पे देखो हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर के लिए बात की जा रही है। अगर उस पे ये वाला जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर ही तो बन जाएंगे। अगर ये मैं इस हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर पे अप्लाई कर रही हूँ, देन ये अप्लाई कर रही हूँ, तो इन दोनों केस में ये और ये इक्वल है, तो ये कब पॉसिबल हो सकता है? ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कब इक्वल वैल्यू दे सकते हैं? जब मेरे पास ये इसके इक्वल हो, क्योंकि दो ऑपरेटर है, एक ऑपरेटर ये हो गया, एक ऑपरेटर ये हो गया, ठीक है। हिल्बर्ट स्पेस के इनके सामने वेक्टर लग रहे हैं, मैंने इस ऑपरेटर पे हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर लगाए, वैल्यू आई, फिर सिमिलरली इस पे लगाए, ठीक है, वैल्यू आई, तो दोनों की वैल्यू सेम है। तो सेम कब आ सकती है? जब मेरे पास ये ऑपरेटर सेम हो, तो इसका मतलब ये इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे मैं लेके तो ये चल रही थी कि M क्या है? इनवेरिएंट है अंडर ऑपरेटर T, और मैंने प्रूफ कर दिया कि P TP इक्वल टू TP। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा। नाउ अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट पर मैं ये वाला पोर्शन लेके चलूंगी और मैं प्रूफ करूंगी कि M क्या हो जाए? इनवेरिएंट हो जाए अंडर T। अब देखो M को इनवेरिएंट करना है अंडर T, तो उसके लिए मेरे पास तीन कंडीशन मैंने बताई थी। सबसे पहले मेरे पास एक ऑपरेटर होना चाहिए, दूसरा मेरे पास एक M होना चाहिए जो कि क्या होना चाहिए? क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस। फिर थर्ड कंडीशन मेरे पास ये होती है। अगर ये तीनों चीज मेरे पास आ जाए तो मैं बोल दूंगी कि जो ये M है ये इनवेरिएंट हो जाएगा अंडर T। अब देखो T जो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक ऑपरेटर है मुझे गिवन है, M जो है मेरे पास एक क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस है ऑलरेडी गिवन है, तो दो चीज तो मेरे पास आ गई। इतना क्लियर बेटा? अब नाउ थर्ड कंडीशन हमें रिमेनिंग रहता है। अगर ये थर्ड कंडीशन में प्रूफ कर देती हूँ, सेटिस्फाई मतलब दिखा देती हूँ कि ये है, तो मैं कह सकती हूँ कि M क्या होगा? इनवेरिएंट होगा अंडर T। ठीक है। अब देखो इस कंडीशन को दिखाने के लिए हमारे पास ये कंडीशन क्या, पहले वो भी तो पता होना चाहिए हमें। कंडीशन क्या है कि M को दिखाना है मेरे को इनवेरिएंट, तो M के जितने भी वेक्टर होंगे उन सब के लिए उन पर अगर मैं T लगाऊं तो वो भी मेरे पास M में ही जाना चाहिए। तो अगर देखो मैं सबकी बात तो करने से रही, मैं क्या करूंगी? एक आर्बिट्रेरी उठाऊंगी। अगर आर्बिट्रेरी के लिए कंडीशन हो जाती है तो ये सब के लिए हो जाती है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे बेटा किया कि मैंने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट यहाँ पे उठा लिया, x बिलोंग्स टू M। ठीक है। अब देखो x बिलोंग कर रहा है M से, M क्या है? रेंज है ऑफ P की अगर रेंज है तो बाय दिस थ्योरम मैं क्या बोल सकती हूँ? x बिलोंग कर रहा है अगर M से और P जो है प्रोजेक्शन ऑन M पे, या M रेंज है ऑफ P की, तो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का केस है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस पे P लगाऊंगी तो मुझे एज इट इज ये वेक्टर मिल जाएगा। तो x बिलोंग कर रहा है M से, M है रेंज ऑफ P, तो अगर मैं इस पे P लगाऊंगी तो मुझे एज इट इज ये वेक्टर मिल जाएगा बाय दिस थ्योरम। क्लियर हो गया बेटा? नाउ
देखो बेटा, मुझे क्या करना था यहाँ पे, x मैंने एक आर्बिट्रेरी ले लिया यहाँ पे, ठीक है, तो उस पर t लगाने के बाद मेरे को मिला tx, तो मुझे tx m के अंदर ले जाना है, तो tx मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है बेटा। अब इस x की वैल्यू क्या है, px रख दी, फिर tp, ठीक है, और tp की जगह मुझे क्या गिवन है, दिस रख दिया। अब मेरे पास क्या आ गया, tx इक्वल टू, ये p मैंने बाहर लिया और ये t यहाँ पे और px ये रीअरेंज कर दिया। अब ये px किसके इक्वल है, x के, तो x रख दिया। इतना क्लियर। अब देखो ये मैं इधर ले आई और इसको इधर लिख दिया, इतना क्लियर। अब देखो मैंने यहाँ पे ये क्या लिख दिया कि tx बिलोंग कर रहा है m से, ये कैसे लिख दिया बेटा, बाय दिस थ्योरम। सिर्फ यही थ्योरम यूज़ हो रही है और कोई सी थ्योरम यूज़ ही नहीं हो पाती, ये बहुत ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ होती है, तो इसको तो आप माइंड में सेट करके रख लो, ठीक है। अब ये थ्योरम मेरे पास क्या कहती है, देखो बेटा ये चीज़ यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब इससे मैंने ये कैसे लिख दिया वो देखना है हमें। देखो मैंने बोला बाय दिस थ्योरम, अब मेरे को कुछ इस तरीके से दिख रहा है, p x की जगह क्या आ रहा है यहाँ पर tx और यहाँ पे x की जगह tx, तो मुझे कुछ इस तरीके की फॉर्म दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड p मेरे पास क्या है, प्रोजेक्शन है ऑन m पर, ये तो चीज मैं लेके चल रही हूँ ना कि p जो है प्रोजेक्शन है ऑन m पर, ओके, इतना क्लियर। तो बेटा अगर कहीं पर मुझे ये चीज दिख जाए, इतना समझ आ रहा है, तो मैं ये लिख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ का केस चल रहा है। तो अब देखो यहाँ पे p सिर्फ x की जगह क्या आ रहा है, tx, और यहाँ पे इक्वल टू tx, तो इसका मतलब क्या है, ये कहाँ चला जाएगा, इस x की जगह tx बिलोंग्स टू m बाय दिस थ्योरम, इतना क्लियर। और दूसरी लैंग्वेज में आप किस तरीके से याद रख सकते हो वो देखो, ये तो थ्योरम के बेस पे बता दिया कि मुझे इस तरीके की फॉर्म दिखाई दी और इस तरीके की फॉर्म दिखाई दी, तो ये बिलोंग कर जाएगा m से। अब मैं कैसे याद रखती हूँ वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। P मेरे पास प्रोजेक्शन है, यहाँ पे ये वेक्टर है, यहाँ पे ये वेक्टर है, तो इस वेक्टर पे मैंने P लगाया और मुझे एज इट इज़ वही वेक्टर मिल गया। ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब ये वेक्टर इस P के रेंज में हो। समझ आ गया। इसी थ्योरम को मैंने सिर्फ एक मतलब लैंग्वेज में सेट किया हुआ है, इतना क्लियर, ठीक है। ये मेरे पास एक वेक्टर है, P प्रोजेक्शन है और ये भी वेक्टर है, तो इस वेक्टर पे मैंने P प्रोजेक्शन लगाई और मुझे एज इट इज़ ये वेक्टर मिल गया। तो ये कंडीशन कब आती है, जब ये वेक्टर P के रेंज में बिलोंग कर रहा हो। तो ये वेक्टर P के रेंज में, P का रेंज क्या है मेरे पास, M, इतना समझ आ गया। अब देखो बेटा यहाँ पे मैं एक आर्बिट्रेरी वेक्टर लेके चली थी, क्लियर, और मैंने ये चीज़ दिखा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब m के जितने भी वेक्टर होंगे, ओके, तो m के जितने भी वेक्टर होंगे उन सब के लिए भी ये कंडीशन होगी कि मैं इसके अंदर से कोई वेक्टर लेके चली, उस पर t लगाने पर भी जो मुझे मिलता है वो भी m में जा रहा है। तो इसका मतलब m के जितने भी वेक्टर होंगे उन पर अगर मैं t लगाती हूँ तो वो भी m में जाएंगे। और यही मेरे पास थर्ड कंडीशन थी कि t मेरे पास एक ऑपरेटर हो गया, m मेरे पास एक क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस हो गया, और इस क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस के जितने भी वेक्टर हैं, ठीक है बेटा, जितने भी वेक्टर हैं उन पर मैं t लगा रही हूँ, तो उस t लगाने के बाद मुझे जो मिल रहा है वो भी क्या जा रहा है, m में जा रहा है। तो हमारे पास ये पूरी की पूरी तीनों कंडीशन जो मैंने बताई थी इनवेरिएंट के लिए, डेफिनेशन के लिए, वो सेटिस्फाई होगी। मतलब बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवेरिएंट ये मेरे पास क्या बन गया, m इज इनवेरिएंट अंडर t, ठीक है, कि ये जो मेरे पास m है ना, ये इनवेरिएंट हो गया अंडर t इस ऑपरेटर के। क्लियर, समझ आ गया बेटा। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, एक मिनट, ये जो m है ये इनवेरिएंट हो गया अंडर दिस ऑपरेटर, इतना ठीक है बेटा। सिर्फ करना क्या है इसमें, वही चीज़ बेटा मैंने यहाँ पे लिख दी। सिर्फ करना क्या है वो चीज़ ध्यान दो कि मेरे पास सबसे पहले मैं ये लेके चल रही हूँ कि इनवेरिएंट है तो इनवेरिएंट वाली और साथ में ही प्रोजेक्शन वाली कंडीशन लगाई। फिर मैं ये चीज़ लेके चल रही हूँ तो फिर मैंने इनवेरिएंट वाली और प्रोजेक्शन वाली चीज़ें लगाई, ठीक है बेटा। एक बार मैं इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। यहाँ पे ये लेके चले
x बिलोंग कर रहा है h से, तो px टाइप के m में जाएंगे, चले गए। और m इनवेरिएंट अंडर t, तो इसका मतलब क्या है कि m के जितने भी वेक्टर होंगे अगर उन पर t लगाती हूँ तो वो भी m में जाएंगे। तो इसके अंदर मेरे पास m का एक वेक्टर ये भी है, तो इस पर t लगाऊंगी तो ये भी m में जाएगा। इतना क्लियर। और मेरे पास क्या है, m क्या है, रेंज किसकी, p की। p की रेंज में अगर ये वेक्टर है तो अगर इस पर मैं p लगाती हूँ, ठीक है, तो मुझे एज इट इज ये वेक्टर मिल जाएगा बाय दिस थ्योरम। तो इसको रीअरेंज कर दिया। क्लियर, सिंपली यहाँ पे वो चीज़ करी। ओके, तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल और उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।